स्वागत है। पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न हमने आपके सामने रखे हैं, जिनको हल कर कर इस विषय को बेहतर तरीके से समझने का हम प्रयास करते हैं। विषय जैसे कि आपको मालूम है कि वर्ण विच्छेद है और उसके कुछ प्रश्न हमने आपके सामने रखे हैं। इन्हें हल कर कर हम समझने का प्रयास करेंगे, जिससे परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकें। हमने पहला क्वेश्चन रखा है, निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे कि आपको सारे नियम हम पहले ही समझा चुके हैं, और इसमें अब कुछ जैसे कि र हमारे पास है, इसके अपने आप व्यक्तिगत 4 नियम होते हैं। जैसा पहला नियम, यदि र के बाद यानी र हलन के बाद, अगर र हलन के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो र हलन शिरोमणि रेखा से ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ पर यानी र हलन यहाँ रहा, उसके बाद द व्यंजन आया और र हलन उनके अपने से अगले वाले वर्ण के ऊपर चला गया। दूसरा नियम है कि र से पहले यदि कोई हलंत व्यंजन आए, कैसा है, हलंत व्यंजन आए, तो र हलन उस हलंत व्यंजन पर नीचे की ओर, जैसे कि ग्रंथ में आपको देखा होगा, लग जाता है। तीसरा नियम हमारे पास है कि यदि आपके पास ड हलन और ट हलन के बाद आपको क्या दिखे, र दिखे, तो वो इस आकृति में ड या ढ पर लग जाता है। जैसे ड्रम या ट्रेड, आगे हम पढ़ेंगे कई सारे शब्दों के बारे में, आप जानने का प्रयास करिए। इस व्यक्तिगत र के नियम है, जो किस किस तरीके से आपको र लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि री की मात्रा और र की मात्रा दोनों एक जैसे लगती हैं, तो हमें उन्हें समझना होगा कि कब हमने र के स्थान पर, उस मात्रा के स्थान पर र लगाना है और कब री लगाना है। अगर उच्चारण री का है तो आप री लगाएंगे, अगर र का है तो आप र लगाएंगे। ऊपर भी ऐसी मात्रा लगती है जैसे री की लगती थी, री में लगेगी, लेकिन यहाँ भी ऐसी लगेगी। लेकिन कब, जब र हलन के बाद कोई व्यंजन होगा तो ऊपर र इस स्थिति में या इस आकृति में लगता है। चौथा नियम है, जैसे कि आपको हमने आगे भी समझाया था, श्र जो आपको संयुक्त व्यंजन में बताया था, वही है, अगर दंतशालंत और र हलन के बाद क्या आए, र का उच्चारण आ रहा है या र व्यंजन है, तो वो श्र पे इस तरीके से लग जाता है। यानी इस तालव्य श्र को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर इसके बाद आपको र का उच्चारण है तो र इस तरीके से लग जाएगा। इसके बाद आपके पास दंत शा के लिए भी वही नियम है, यानी जैसे ग्रंथ में लगा ऐसे इस पर नीचे लग जाता। तो अगर आपको ऐसी रा की मात्रा दिखती है तो उनके स्थान पर आपको रा का प्रयोग करना होगा। ये था आपका रा के लिए विशेष, जो आपको इस तरीके से इनका वर्ण विच्छेद या इस स्थिति में करना, और स्पष्ट तरीके से आगे से जब हम प्रश्न करेंगे तो हमें ज्यादा से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर पर्यावरण है हमारे पास शब्द, तो इसका वर्ण विच्छेद इस तरीके से आपके पास पालन, फिर अ, फिर प के बाद र का उच्चारण है, फिर य का उच्चारण है। तो इस प्रकार से हमने र पहले लिख दिया। सब में हलंत लगना अति आवश्यक है। अगर एक भी वर्ण में हलंत नहीं लगेगा तो वो वर्ण विच्छेद अमान्य हो जाएगा और वो आपका गलत होगा। अगर आप वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो व्यंजनों से आपको स्वर को हटाना है और उसमें आपको हलंत लगाना है। ऐसे ट्रैफिक, अभी हमने ऊपर र का नियम पढ़ाया था, तो हमेशा हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है ट्रो, तो आप इसमें पूर्ण वर्ण कौन सा है और आधा वर्ण कौन सा है, हमें देखना है कि जो वर्ण हमेशा आधा दिखता है वो हमेशा पूरा होता है, और जो पूरा होता है वो हमेशा हलंत होता है। इसको इस तरीके से आप बेहतर और समझ पाएंगे यदि मैं इस तरीके से लिख दूं, द के नीचे अगर हमने व लगा दिया, या शुद्ध आप लिखते हैं द के नीचे ध लगा दिया, तो इसमें कौन पूर्ण वर्ण होगा, यानी जो आपको आधा दिख रहा है, यानी व यहाँ पूर्ण है और द आधा है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ द क्या है, हलंत है, और धा क्या है, पूर्ण है। यानी ध को आप कैसे लिखेंगे, ध हलंत प्लस इसके बाद अ आएगा। तो ये स्थिति आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ ट के बाद र का उच्चारण है, तो ट हलंत, र हलंत, और मात्रा किसकी, आई की, तो आई की मात्रा लगा दी, फिर फ हलंत कर दिया, और फिर ई आ गया, फिर क हलंत कर दिया, आ गया। ऐसी उज्ज्वल में दोनों ज आधा है तो इसमें स्वर नहीं आएगा, बस ज आधा आगे, और आगे ये आपका वर्ण विच्छेद। आविष्कार आपके पास है तो आ गया, वा में
एक ही मात्र छोटी की है तो छोटी आ गया, मूर्धन्य श था तो इसके बाद आ नहीं आएगा क्योंकि अपने आप में अब हलंत वर्ण है, तो इस तरीके से इसका विच्छेद हो गया। अब हम संस्कृत का देखेंगे। संस्कृत में हमें पता है कि अनुस्वार के बाद व्यंजन है। ये किसी भी पूर्व में आपको समझाया गया था कि पूर्व में क्या होगा, अगर अनुस्वार के बाद किसी पंचम वर्ग का या पांचवें वर्ग में किसी भी वर्ग का कोई व्यंजन आएगा तो इसका अर्थ वहां पर उस वर्ग का पंचम वर्ण होगा, लेकिन यहाँ पर कोई पंचम वर्ण नहीं है तो इसलिए श में यानी म हलंत होगा, जो हमने म हलंत यहाँ लिखा। अब यहाँ प्री है तो ऋषि आ गया और त में ई की मात्रा, यानी यहाँ पर इसका मतलब री नीचे जो लग रखी है, नीचे केवल री की मात्रा ही लगती है, ऊपर र और री दोनों की लगती है। वो आपको देखना है, उच्चारण के आधार पर देखना है। ठीक, अब इसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पूर्ण वर्ण और आधा वर्ण आपको समझाया था, तो यहाँ आ गया द्वंद्व। द्वंद्व का विच्छेद होगा द अलंत व अलंत, फिर आ आएगा क्योंकि व पूर्ण वर्ण है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया कि व पूर्ण है और द आधा है, तो ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। यहाँ योद्धा आ गया। अब य में ओ की मात्रा है तो ओ य अलंत करके ओ की मात्रा लगा दी, द आधा आएगा। और जो हमने हमेशा कहा कि जो हमें पूरा वर्ण दिखता है वो आधा होता है और जो आधा दिखता है वो पूर्ण वर्ण होता है, यानी इस वर्ण के बाद ही आपका अ का उच्चारण होगा जो यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ तीक्ष्णा, तीक्ष्णा शब्द देखिए, ताल हलंत करके ई बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा। अब यहाँ छा, जो संयुक्त व्यंजन आपको समझाए थे तो वहां पर हमने क्या करा, क हलंत और मूर्धन्य श हलंत का, क्योंकि इसमें ये आधा वर्ण है तो अ नहीं आएगा। इसके बाद अण हलंत करके अ लिख दिया। श्रीमान, जैसे कि यहाँ आपको अभी नियम समझाया था कि यदि तालव्य श हलंत के बाद र आएगा तो हमेशा वो नीचे की ओर लगता है, जैसे कि यहाँ मैंने लगाया। तालव्य श को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो इसके बाद दंत तालव्य श हलंत, र हलंत, बड़ी मात्रा है बड़ी की बड़ी, म हलंत प्लस आ की मात्रा है न हलंत अ। इसके बाद वैज्ञानिक देखिए शब्द यहाँ पर, अब वो हलंत कर दिया, किसकी मात्रा है आई की तो आई लिख दिया। अब ज, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ज हलंत प्लस य से मिलकर बनता है तो ज हलंत प्लस य, मात्रा क्या है आ की है तो अ की जगह आ गया। ना में ई की मात्रा है, छोटी की मात्रा तो छोटी आ गया और ये का हलंत प्लस आ। तो ये था आपका वर्ण विच्छेद। इसमें आपको र के बारे में समझाया गया। संयुक्त व्यंजनों जब समान वर्ण, जैसे कि जब एक, जैसे हम लिखते हैं दिल्ली, ये दोनों ला एक ही वर्ण दो बार आए तो इनको हम द्वित व्यंजन कहते हैं। और इस स्थिति में जो यहाँ पर ये ल आधा, इसको अ नहीं आएगा लेकिन ल के बाद आपके पास आ आएगा। इसके बाद ध यानी शुद्ध, ध और ध समझाया आपको, दो समझाया, तो इस तरीके से आपको ये बात समझनी है। तो ये आपका वर्ण विच्छेद है, ये हमने आपको स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करा। अब जो हमारे पास और चिन्ह बचे हुए थे, जो मैंने आपको कहा, जैसे अनुस्वार, तो अनुस्वार से संबंधित शब्द आता है कि अनुस्वार प्रयोग से कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं कि आपको अनुस्वार का प्रयोग करके शब्द बनाने के लिए आपके पास आएंगे। 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, तो वहां पर आपको समझना है कि हम इनको कैसे, हमने इसको उदाहरण लिखा, देखो कंचन लिखा, हमें पता है यह शब्द अगर इसका ये बोला जाएगा कि वर्तनी के अनुसार इसका शुद्ध रूप लिखें तो इसका शुद्ध रूप इस तरीके से लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। यानी अनुस्वार के बाद जो व्यंजन है उसका, अनुस्वार के बाद जो उसका पंचम वर्ण है वो लिखा जाता है, तो ऐसे ये लिखा जाएगा कंचन। समझ में आया आपको बात? कंगन आपको दे रखा है तो यहाँ पर ग आ जाएगा, गंगा है बोला जाएगा, अनुस्वार हटाकर इसका क्या शब्द लिखा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसका पंचम वर्ण इसका अर्थ होता है, या वर्ण विच्छेद आपके पास आता है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ आ जाएगा आपके पास ग, फिर ग हलंत हो जाएगा, फिर ग, ऐसे गंगा लिखा जाता है। ये आपका मानक है, परंतु ये शब्दकोश के अनुसार अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है तो इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ चंचल हो जाएगा तो वर्ण विच्छेद आपको आना चाहिए, ये आपको वर्ण विच्छेद में भी हेल्प करेगा। यहाँ पर देख सहायता करेगा। संध्या हो गया, संपादक, संसार, ये आपके उदाहरण है। ऐसे आपको शब्दों को ढूंढकर अपना शब्द भंडार तैयार करना है। अनुनासिक यहाँ पर है आपके पास, मैंने जैसे कि आपको पूर्व में समझाया था, बहुवचन बनाने के लिए भी क्या होता है, अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, चंद्र बिंदु। तो यहाँ पर मैंने लिखा नदियां, दवाइयां, पूंजीपति, लहंगा, बांध, ऊंचाई, अंधेरा, 5, महंगाई।
तो यहाँ पर हमने इनका प्रयोग करा। अब इनका यदि वर्ण विच्छेद पूछा जाएगा तो यही गा का पंचम वर्ण लिख देंगे इसके स्थान पर। यहाँ पर भी गा का पंचम आ जाएगा, यहाँ पर जा का पंचम आ जाएगा, यहाँ पर चा का पंचम आ जाएगा, यहाँ पर ध का पंचम आ जाएगा, यहाँ चा, यहाँ ध, यहाँ द, और यहाँ आपके पास यहाँ कोई भी नहीं है। तो यहाँ आप जब इसके बाद कोई व्यंजन नहीं आता है तो इसके विच्छेद करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपने ऐसे उस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देना है। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है अर्धचंद्राकार या, हाँ तो ये क्रम हमारे पास था। यहाँ पर यहाँ से एक हो गया, 2, 3 और चौथा क्वेश्चन अर्धचंद्राकार या चंद्राकार का प्रयोग हम हमेशा अंग्रेजी के शब्दों में हम प्रयोग करते हैं। इनका जितने भी अंग्रेजी शब्द हैं जब हम उनका हिंदी रूपांतरण करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। ये ना तो क में आता है, ना इसका उच्चारण का में किया जाता है, ना ही इसका उच्चारण ना में किया जाएगा क्योंकि चंद्र बिंदु नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका उच्चारण हमेशा अ में होता है, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में समझाया था कि इसका जो अर्थ होता है वो मैंने बताया था आपको, ओ बताया था। और अब इसके कई उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे जैसे कॉफी, डॉक्टर, बॉल, ऑफिस, डॉलर, चॉक, नायलॉन। तो हमें देखना होगा कि आपके पास जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये होगा कि भाई चंद्राकार के प्रयोग से आप शब्द बनाइए या किस शब्द में चंद्राकार का प्रयोग सही है या गलत है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको इसका अभ्यास करना है। और इसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास है नुक्ता, जिसको पूर्व में आपको नहीं समझाया गया। नुक्ता का प्रयोग करके कई उदाहरण आपको देना है। देखो नुक्ता का प्रयोग, देखो जो बिंदी शिरोमणि रेखा से ऊपर होती है उसको हम अनुस्वार कहते हैं, लेकिन जो वर्णों के नीचे लगती है उसे नुक्ता कहते हैं। और ये अंग्रेजी के शब्दों में, अर्थात अंग्रेजी के शब्दों में हो गया, अरबी और फारसी, इन सभी शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हमें देखना होगा कि किन किन शब्दों में प्रयोग। अब आपको जितने भी अरबी, अंग्रेजी और फारसी के जो शब्द हमारे पास होंगे उन सभी में हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं। इसे पाद बिंदु भी कहते हैं। पाद मतलब होता है चरण या पैर, तो इसी तरीके से जो नीचे जो बिंदु लगता है उसे पाद बिंदु या नुक्ता कहा जाता है। आपका पास जो प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है, नुक्ता के प्रयोग से कई शब्द बनाने हैं। तो इस तरीके से आपको इन भाषाओं के शब्दों को देखना होगा और इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, इनका प्रयोग। जैसे उदाहरण में मैंने आपको दिया। अब कौन कौन से शब्द हैं जिनमें नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो ये जो हमारे आगत वर्ण होते हैं, जैसे आपके पास क, ख, ग, ज और फ। अंग्रेजी में केवल ज और फ के नीचे नुक्ता लगता है और अरबी और फारसी में इन सब में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ आपको लिखता है ऐसे नुक्ता, यानी पाद बिंदु मतलब चरणों में लगने वाला बिंदु। तो इस तरीके से इसे नुक्ता, इन सब में नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा। तो जब हम ऐसे शब्दों का क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो वर्ण विच्छेद करते समय भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हम इसमें से एक शब्द लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास शब्द है जैसे इज्जत, तो ये हमारे पास शब्द है। तो यहां पर हमें देखना होगा कि इसका वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे। ई जमा ज हलन, लेकिन नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा। जमा ज हलन नुक्ता लगेगा, जमा अ, जमा त, जमा आ। तो नुक्ता का जो आप विच्छेद करेंगे तो उनके हलन के बाद उन सब में नुक्ता लगना है। तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन वर्णों में नुक्ता लग सकता है। मैंने आपको बताया क, ख, ग, ज और फ, इन सभी में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। और ये शब्द किस भाषा के होने चाहिए, ये तो अंग्रेजी का होगा या अरबी या फारसी, इन सभी में नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा। और ये शब्द आपने मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। और ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नुक्ता के प्रयोग से शब्द बनाइए, या फिर आप बोल सकते हैं कि किन किन शब्दों में नुक्ता का प्रयोग हुआ है या उचित है या अनुचित है। तो ये था आपका पूरा जो विषय था वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में हमने आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करा और उसके बाद आपको कुछ
अभ्यास प्रश्नों के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करा। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपके लिए ये अच्छा और अच्छे से समझ आए और आपको भविष्य में इससे काफी मदद मिले। धन्यवाद।